5 मिनट सोचते होंगे, कोई इंस्टेंटली लिखते हो। सो ऑन एन एवरेज कह रहा हूं आपसे कि आप कम से कम 1.5 मिनट सोचते होंगे कि इसका आंसर क्या लिखे। सो देयर आर 20 क्वेश्चंस, यू टेक 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। सही है? दैट मेक्स इट हाउ मच? 30 मिनट्स। सो पर एग्जाम यू आर वेस्टिंग योर 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स कैसे कॉस्ट करते हैं आप समझ लो। ये 30 मिनट्स का लॉस होने के वजह से आप रफली 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। एंड यू से दैट द पेपर वाज लेंथी सो यू कुड नॉट कंप्लीट इट। बट फिर भी आपके जान में जान रहती है कि 80 मार्क हो गया, अरे बहुत अटेम्प्ट कर लिया, 80 मार्क होता है ना। आप कैजुअली बोलते हो 20 मार्क का छूट गया, 10 मार्क का छूट गया यार, 30 मार्क का, चल ठीक है 80 मार्क का अटेम्प्ट करके आया। आप समझ नहीं रहे हो क्या हो रहा है। यू लॉस्ट 20 मार्क्स, सब एवरेज की बात है, इनटू अगेन विच 3 सब्जेक्ट्स। You lost how many marks? 60 marks. Individually, it is immaterial. But when combined together, it becomes what? Material. And it affects the decisions of the users. ध्यान से सुनना. How it will affect? Listen to it carefully. ये आपको समझेगा कि आप जितना casually लेते थे ना, अब समझेगा. You lost 60 marks. ठीक है? So, of this 300 marks, ICI told you to bring how much? 150, 50%. So you get 150 and you are through. Wow, so easy. But you only attempted 240 marks, बराबर? And yes, सर हम लोग बहुत होशियार है, we got 50%, didn't we? आते ना इतने 130, 140, डिपेंड करता है फिर आप कितने अटेम्प्ट करते हो। समझा नहीं समझा? What problem happens ये कोई नहीं बताएगा, ये बड़ा पिक्चर है, ये आप समझने की कोशिश करो। और चलो ये छोड़ो, आप यहाँ पे 150 लेके भी आते हो, how much percentage does it makes? 60% roughly, करके देख लेना। Roughly it goes to 60%। मतलब आपने आपके लिए एग्जाम्स डिफिकल्ट कर लिए, आईसीआई ने डिफिकल्ट नहीं करी। आपने आपके लिए एग्जाम्स डिफिकल्ट करी। आईसीआई प्रिस्क्राइब्ड द पासिंग परसेंटेज ऑफ 50, यू मेड इट फॉर योरसेल्फ हाउ मच? 60। 60% अगर सही में लेके आते ना, मेरिट में आ जाता है। 55% के ऊपर मेरिट लिस्ट लगता है, मालूम है ना आपको? मतलब आप में तो कितना पोटेंशियल है। 240 में 150 लेके आए, 60 मार्क आप फिर भी लेके आए, 60%। समझा नहीं समझा? सो दिस थिंकिंग पार्ट, द टाइम यू लॉस्ट इज कॉस्टिंग यू हियर। समझ में आ रहा है आपको? समझा नहीं समझा? अब सर आपने ये बता दिया, बहुत अच्छा लगा हमको, बट इसके ऊपर उपाय बताइए, है ना? मतलब ये हमको मालूम था ऐसे ऐसे, इसके ऊपर अभी उपाय बताइए, क्या करना क्या है? हाउ कैन वी डू द एलिमिनेशन ऑफ दिस 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन? कुछ तो होगा यार। ये होता है कि आप जिस तरीके से पढ़ते हो, तो पढ़ना कैसे है आपको, ध्यान से सुनना। आप प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ते होंगे, सर पढ़ते गए, वही पढ़ के गए थे, बराबर? वही तो गलती हो गई, वो बहुत बड़ी गलती करते हो आप। There are 2 books given by ICI. One is study material and one is practice manual. Study material is the book from where you actually have to study, and practice manual is the book from where you actually have to practice. But sir, from practice manual we study, and from study material we never study. समझा नहीं समझा? True and fair है ये, क्योंकि there is so much to study, we cannot verify each and everything, so we have to do what is sampling, है ना? ये चलता है ऐसा नहीं बच्चों, गलत है। पहले आप आपके कॉन्सेप्ट्स थरो करो फ्रॉम स्टडी मटेरियल, जो भी हमने पढ़ा ना, ये कॉन्सेप्ट्स है आपके। अब प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ना जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मैनुअल मतलब इट हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब व्हाट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। यू शुड नॉट फोकस, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ना जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मैनुअल मतलब इट हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब व्हाट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। You should not focus upon the answers given in practice manual, but you should focus upon how the different types of questions may ask. आप क्या करते हो हमेशा, आप सबने गलती क्या करी है, आप आंसर्स पे फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप फील करना है ये बात। आप हमेशा आज तक जब भी पढ़े हो, आप हमेशा प्रैक्टिस मैनुअल खोलते हो तो आप उसमें आंसर्स के ऊपर आपने जोर डाला है, कभी आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि क्वेश्चन क्या कहता है। समझा नहीं समझा? सो व्हाट टू डू नाउ, एक तरीका है उसके लिए, प्रैक्टिस करने का तरीका। क्वेश्चन को देखो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ते से अपने दिमाग में एक उसका आंसर बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ अपने दिमाग में कि आप एग्जाम में क्या क्या लिख के आओगे। समझा नहीं समझा? फिर क्या करो, जब आप डिसाइड कर लिए कि इस क्वेश्चन का मैं ऐसे ऐसे आंसर लिखूंगा, देन व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? यू चेक इट विद द पीएम का आंसर। अब यहां पे 2 बातें होंगी, एक तो आपका आंसर सही होगा या आपका आंसर गलत होगा। मान लो कभी तो भी सही आंसर आ गया, मान के चलते आ गया, सही आंसर आ गया, तो खत्म हो गया ना वो क्वेश्चन, जिंदगी में वापस कभी देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों सर? क्योंकि इस समय पे आपका दिमाग उस दिशा में सोच रहा है, तो ऑब्वियसली एग्जाम में भी सोचेगा ही, बिकॉज़ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट द सिचुएशन कम्स व्हेन द आंसर इज नॉट मैचिंग, जब मैच नहीं होता, तब क्या करोगे? अब प्रैक्टिस कैसे करना है?
You read the answer given in the practice manual and compare it with your answer. जो पीएम में लिखा है और जो आपने सोचा है. Then try to find out the reasons कि why your answer went wrong. समझा नहीं समझा? कि आपके सोचने में क्या गड़बड़ हो गई, क्या गलती हो गई आपके सोचने में. समझा नहीं समझा? And then you will realize, अच्छा ऐसा सोचना था क्या? This was the case. Okay. Then you will automatically remember कि आपकी गलती क्या हुई थी, किस हिसाब से सोचना है, और वो आंसर भी आपको याद हो गया. समझा नहीं समझा? बट अगर स्टार्टिंग से ही इस इंटेंशन से पढ़ोगे कि जो आंसर दिया उसको मगअप करना है विदाउट गिविंग अ थॉट, बोल रहा हूं कभी याद नहीं होगा. थिंकिंग प्रोसेस कभी डेवलप नहीं होगी. एंड फिर यहां पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है. समझा? तो ये चीज है. समझा? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब सर फिर पास कैसे होना है, ये सब करना है, ये मार्क्स सेव कर लिए, ये सब. अब स्कोर कैसे करना है? तो फर्स्ट योर अप्रोच while studying or while writing the paper should be of passing first and then scoring later. आप क्या करते हो, पहले इस बार तो फाड़ के आऊंगा एग्जाम में, देख लियो, फिर क्या होता है, ऐसे आपको देख लेती है, अच्छा तो ऐसे बोल रहे हैं, आजा बेटा अगले अटेम्प्ट में. आपको करना क्या है, कॉन्सेंट्रेट करना. आपको एग्जाम शुरू होने के पहले 15 मिनट्स मिलते हैं, बराबर. आप उस 15 मिनट्स में 3-4 बार क्वेश्चन पेपर देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो आजू बाजू, वो भी आपके पास देखता है, नजरें मिल जाती है, आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं, भाई तेरी भी वाट लग गई क्या, मेरी भी लगी पड़ी है यहाँ, दोनों खुश है ना, चलो भाई अगले अटेम्प्ट में दोस्तों है साथ में, है ना. और फिर ओके डन. These 15 minutes are not for that. या तो आप क्या करते हो, कोई बताएगा 15 मिनट्स में क्या करते हो? कोई कुछ भी नहीं करते, पता ही नहीं चलना क्या करना है. 15 मिनट्स में ध्यान से सुनना, you have to divide the paper into 40 marks and 60 marks, which I call it as a 40-60 technique. Divide the paper directly into 40 and 60. Obviously don't solve the question paper with options. Options के साथ solve मत करना, जिसमें कम मार्क्स आएंगे वो वाला आंसर सिलेक्ट किया जाएगा फिर. So make sure you do not solve the paper with options. So you divide the paper into 40 and 60 marks. How much do you need to pass? 40, 60, ठीक है. फिर पहले कम से कम 40 तो आ जाए, नहीं तो यही तो रोना रहता है भाई, 40 आ जाए, 40 आ जाए तो पास हो जाऊंगा, 40 आ जाए पास हो जाऊंगा. आईटीएस में 40 आ जाना निकल जाएगा ग्रुप, ऑडिट में 40 आ जाना निकल जाएगा ग्रुप. तो द एम इज व्हाट, फर्स्ट टू पास एंड देन टू स्कोर. सो पास होना है तो 40 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो जिसके बारे में आप एकदम श्योर हो. इतना तो पढ़ के गए होंगे ना कि 40 मार्क के क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकोगे, ये कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है. तो इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना देन कि यू विल बी रिलैक्स्ड नाउ कि कम से कम 40 मार्क का आता है मुझे. फर्स्ट आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, 40 मार्क्स के 15 मिनट्स में. अब इन 40 मार्क्स में से कम 30 मार्क्स तो लेके आओगे ना. कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है भाई, अच्छा अच्छा लंबा लंबा आंसर लिखना, लेंदी एकदम, सारे कंटेंट्स, नो शॉर्टकट्स. वो भी बताऊंगा कैसे लिखना ऑडिट के पेपर्स. सो एटलीस्ट यू विल गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ इट, राइट. अब बचे 60 मार्क्स. सर क्या 60 मार्क्स, इसमें तो कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा, या मान लो कुछ नहीं आता, गए गुजरे हम, कुछ नहीं आता सर हमें कुछ नहीं आता, क्या करना है? कुछ ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स कहीं से सुने होंगे, कभी तो पढ़े होंगे जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो ऐसे रिकॉल कर सकते होंगे. क्या करोगे उसमें? 60 मार्क्स की ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करोगे आप, 60 मार्क्स आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे जो आपके इतने श्योर नहीं है, पक्के नहीं है. 40 मार्क्स फुल पक्के, तो 60 मार्क्स मान लो भगवान का नाम लेके ठोक के आओ. वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन बोल रहा हूं, जबरदस्ती ठोक के मत आना, आता है फिर भी सर ठोक के आए. समझा नहीं समझा? मान के चलो वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन है, नहीं आता, पेपर एकदम ही टफ निकला, बट लॉजिकली फेंक के आना, लॉजिकली लिख के आना आंसर्स को, रन राउंड द बुश, है ना, घूमते रहो. अच्छा मस्त अच्छी इंग्लिश लगाना, जबरदस्ती कहीं पे भी इज द लगाने का नहीं, है ना, अच्छी इंग्लिश में लिख के आना. इसमें से कम 60 में से कम फिर 20 से 25 मार्क्स उम्मीद कर सकते हैं आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 60. एंड व्हेन यू टेक द टोटल यू सी यू हैव क्रॉस्ड द 50-55 वाला मार्क. एंड इफ यू हैव एक्चुअली स्टडीड वेरी वेल, अगर आते हैं क्वेश्चंस तो यू कैन इजीली स्कोर 60 प्लस. समझा नहीं समझा? बट फिर अगली दिक्कत, सर ये सब तो कर लिए, करते भी है, चला ऐसे मार्क्स नहीं देता यार सर, बहुत गुस्सा आता है सर, खून खोलता है हमारा. आपने कभी पूछा कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलते? कभी आपने एनालिसिस किया? अब मैंने इतने बच्चों के पेपर्स देखे हैं, सो आई बेट कि जिनका यहाँ, अब मैंने इतने बच्चों के पेपर्स देखे हैं, सो आई बेट कि जिनका यहाँ पे जो ये लेक्चर देख रहे हैं, जिनका ये रिपीटेटिव अटेम्प्ट है, उन्होंने ये गलती जरूर की होंगी. नंबर 1, राइटिंग. इतनी सुंदर निकालते बच्चे, पूछो ही मत. स्टार्टिंग में इतना अच्छे से लिखेंगे, पेन दबा दबा के लिखेंगे, एकदम नीट राइटिंग, समय बहुत निकल गया, फिर अब एंड में तो आंसर शीट्स भरने हैं, फिर भगवान को भी समझना है, खुद को आपको समझ में नहीं आए, ऐसे राइटिंग निकालते सब डॉक्टर ही बन जाते, फिर ऐसे राइटिंग निकालते हैं, एग्जामिनर को कहां से समझेगा? फिर आप क्या करते हो, ये आपका पेपर है, मस्त ऐसे इधर लाइन बनाते, इधर लाइन बनाते, ये सोच के कि एग्जामिनर को लगेगा लंबे लंबे आंसर लिखे, बेवकूफ मत बनाओ उसको. फिर आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे बुलेट्स निकालते हैं, ऐसे करते हैं, या कोई ऐसे एरो करेगा, करते हो नहीं करते? भाई साहब ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इट्स नॉट एनी कॉलेज पेपर और कैजुअल पेपर्स व्हाट यू आर राइटिंग, इट इज नॉट अलाउड. समझा नहीं समझा?
कैसे बुलेट्स मारना, एरो करना, स्टार मार्क करना, हैशटैग देते आधे बच्चे, हैशटैग देते। मैंने पेपर्स देखे कि हर बुलेट्स की जगह ऐसे हैशटैग देते, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसा क्यों? जबरदस्ती। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, आपको सीए बनाने वाले हैं ये लोग, ऐसी हरकत थोड़ी कर सकते आप। फिर कभी कभी क्या होता है, पेपर बच्चा यहां से शुरू करता है, फिर बीच में से यहां से इधर ही लिखना शुरू करता है, फिर अलाइनमेंट का नामो निशान नहीं। आप देख लेना, ये फील करना, यू स्टार्ट, यू यूज द सेंटर अलाइनमेंट। व्हाई? कभी 10th में यूज करा, कभी 12th के पेपर्स में यूज करा, देन व्हाई इन सीए एग्जाम्स यार यू यूज द सेंटर अलाइनमेंट? बीच में से लिखना शुरू कर देते, मार्जिन, अलाइनमेंट सब छोड़ दिया, है ना, यहां से शुरू कर देंगे। फिर कोई कोई तो इतने होशियार रहते हैं, उसको लगता है कि आईसीआई के पैसे बचेंगे, ये यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे, क्यों? अलाउड ही नहीं है। उसके बाद कोई बच्चे ऐसे होंगे जो लिखेंगे सही से, पूरा पैराग्राफ भर भर के, कोई पैराग्राफ में स्पेस भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं, पूरा एक इसमें ए टू जेड है, भर गया है पूरा आंसर, और बोलते इतना लिख के आना, अब तो लिख के मार्क्स कैसे नहीं मिलते हैं, फिर रिजल्ट आता फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो हैरान परेशान। आप मुझे बताओ, अगर आपको ये नोट्स आप पढ़ते हो, इतने पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती ना। सोचो एग्जामिनर आपके पेपर्स क्यों पढ़े अगर आपने वैसे ही प्रेजेंट करे तो? सर वो पीएम में वैसे लिखते हैं, सर सजेस्टेड में वैसे लिखते हैं। अबे वो लिखा है, पढ़ने वाला ह्यूमन बीइंग है, समझा नहीं समझा? तो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट फॉर्म। हर आंसर पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको बेचना है। अगर आपको मान लो कोई चीज कोई बेचना है आपको, ठीक है, आपको कोई बेच रहा है प्रोडक्ट, और वो एकदम ऐसे उसका शेप खराब हुआ हुआ है, it's leaking from somewhere, it's not presentable at all, will you purchase it, will you buy it? No. So why a shabby paper the examiner will buy it? क्यों बनाएगा वो आपको? सीए समझा नहीं समझा? आपका पेपर होना चाहिए कंप्लीट। फिर उसके बाद एक भयंकर चीज जो बच्चे सोचते हैं, आईसीआई के एग्जाम से बॉस, आईसीआई के आंसर शुड बी टू द पॉइंट। बराबर नहीं? एक मिसकंसेप्शन होगा, आंसर टू द पॉइंट लिखना। किसने कहा भाई? कौन से गाइडलाइन में लिखा है कि द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट? यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट लिख के। क्या? जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि the auditor was indebted in excess of rupees, say auditor was indebted for 5 rupees, is he qualified? बोलो। No, the auditor is not disqualified, is qualified, क्योंकि लिमिट उसका कितना है? 5 लाख तक का। मतलब ऐसे लिख के आते, 5 रुपीज है, 5 लाख का ये है, ठीक है, आपने ऐसे लिख के आ गए, इतना सा लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे क्या आपको? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू प्रेजेंट द पेपर इन डिटेल। तो कैसे प्रेजेंट करोगे? सो नंबर 1, यू राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर ये कंपनी लॉ पे है तो, या कोई भी स्टैंडर्ड के ऊपर है, लिखो फैक्ट्स क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के अंदर लिखना प्रोविजंस। सो इट कैन बी प्रोविजन ऑफ एसे और एनी लॉ, बराबर ना, कि ऐसे 500 कहता है, ऐसे 200 कहता है। फिर उसके बाद लिखना व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज टू से ऑन इट, अगर इफ एप्लीकेबल एनी, एंड देन राइट द कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन भी कैसा मस्त? एज पर द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ डिस्कस अबाउट द ऑडिटर इज गिल्टी, नॉट गिल्टी, और क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। समझा नहीं समझा? इतना प्रिसाइसली मस्त सुंदर अक्षरों में आपको लिखना होगा। समझा नहीं समझा? बोलो ना कुछ तो। इतना